स्वागत है आपका। मेरा नाम है आशुतोष पाल और आप देख रहे हैं बर्निंग कैंडल। तो आप सब में से जिसने सेशन 0 नहीं देखा तो प्लीज़ इस सेशन से पहले उसको ज़रूर देखिएगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है स्टॉक मार्केट में, कैसे आप जगह बना सकते हो, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है या दोनों ही करना है। ओके, तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है इस मार्केट में, इसका पता सेशन 0 देखने के बाद ही लगेगा। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके प्रोत्साहित करिएगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, जिससे आप आगे की वीडियोस देख सकते हो। अब इन 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्मिनोलॉजी समझने के बाद क्या करेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज़ की स्टडी करेंगे। किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्टाइल में आएंगे ये, इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और किस फंडामेंटल टाइप में आएंगे ये, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अब ये थोड़ी पता करेंगे कि किस कंपनी की न्यूज़ बार बार आती है, इसके बंदे बार बार रिज़ाइन मार देते हैं, और फिर किसके साथ कंपेयर करोगे, दूसरी कंपनी के साथ, कि इस कंपनी की कम न्यूज़ आती है, इस कंपनी के बंदे कम रिज़ाइन मारते हैं। हाँ जी, तो ये आएगा किस में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। रेशो हमेशा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ही होते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास नंबर्स नहीं हैं आप एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम इसे फाइनेंशियल रेशियोज़ बोलते हैं। तो क्या होते हैं ये, देखो डॉक्टर क्या करता है, अगर नॉर्मल बीमारी होती है ना तो वो आपको नॉर्मल दवाई दे देगा, लेकिन वही अगर बीमारी थोड़ी एडवांस लेवल की है या थोड़ी क्रिटिकल है तो क्या करेगा, वो आपका टेस्ट करवाएगा कि भाई जाओ टेस्ट करवाओ और रिपोर्ट दिखाओ मुझे। रिपोर्ट देखने के लिए क्या करेगा डॉक्टर, अब नंबर्स आएंगे तुम्हारे बॉडी के, ग्लूकोज लेवल क्या है, कितना ब्लड है, कितनी प्लेटलेट्स हैं, वगैरह वगैरह। अब क्या करेगा वो एनालिसिस करेगा उस रिपोर्ट की, देखेगा कि क्या घटा है क्या बढ़ा है बॉडी में, और उसके अकॉर्डिंग दवाई देगा। हाँ जी, तो ठीक इसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में होता है। बॉडी के पार्ट्स यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टर्मिनोलॉजी होती है, टेस्ट यानी कि नंबर्स जो कंपनी देगी हर क्वार्टर में कि क्या परफॉर्मेंस है कंपनी की, उसके बेस पर एनालिसिस करोगे। तो वो जो एनालिसिस करोगे वही रेशियोज़ है। रेशियोज़ देखकर ही एनालिसिस करोगे ना, समझे कि कंपनी में क्या घटा है क्या बढ़ा है, और कंपेयर करोगे उसको दूसरी कंपनी या सेम सेक्टर के साथ, उसके बेस पर एनालिसिस करोगे। तो वो जो एनालिसिस करोगे वही रेशियोज़ है। बेसिकली यही रेशियोज़ बताएंगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, लॉन्ग टर्म तक टिकेगी कि नहीं, उसके बेसिस पर आप फिर करेंगे किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन। चलो इसको हमारे वाइट बोर्ड पर समझते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये है वाइट बोर्ड। ठीक है, अगर ये दो कंपनी है, एक कंपनी ए है, उसका जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको 40 रुपीज़ दिख रहा है, 40 करोड़ दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा है बी कंपनी, उसका आपको प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 30 करोड़। ठीक है, अब यहाँ देखने से क्या लग रहा है प्रॉफिट, यहाँ देखने से ये लग रहा है ना भाई सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, ए, क्योंकि इसका प्रॉफिट कितना है 40 करोड़ रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो कैसे चेंज होगा आपका, इसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये हो गई कंपनी ए की जो सेल है, कितनी हुई थी सेल्स, उसकी हुई थी 100 करोड़ रुपए की सेल्स हुई थी। तो 100 करोड़ रुपए की सेल्स करने के लिए उसे 60 करोड़ रुपए की एक्सपेंसेस करने पड़े, यानी कि 60 करोड़ का खर्चा। तो नेट प्रॉफिट हो गया उसका 40, ठीक है 40। वहीं अगर दूसरी कंपनी की बात की जाए तो दूसरी कंपनी की जो सेल्स हुई है वो 50 करोड़ की हुई है। ठीक है, उसके एक्सपेंसेस में उस सेल्स को करने के लिए 20 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हो गया 30 करोड़ रुपए का। यहाँ तक क्लियर, 30 करोड़ का। अब बताओ कौन सी बेस्ट है, अब कुछ लगा अलग सा। अब देखो बी कंपनी ने, इसने 100 करोड़ रुपए की सेल की तब जाके 40 का प्रॉफिट कमाया, इसने 50 की करी तब जाके इसने 30 का प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट किसका, प्रॉफिटेबिलिटी किसका ज़्यादा है, क्योंकि अगर बी 100 करोड़ रुपए की सेल करता तो उसका प्रॉफिट कितना होता 60 करोड़ होता ना।
क्योंकि उसने 100 करोड़ की सेल की है, तो ये भी 100 करोड़ रुपए की सेल करता तो इसका 60 करोड़ का होता। तो फाइनेंशियल तो रेशियोज़ में कैसे पता लगाएंगे, देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे सेल्स से, तो ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 40 करोड़ डिवाइडेड बाई सेल्स 100 करोड़। अब इसे परसेंटेज में निकालना तो इनटू 100, यहाँ पर 100 करोड़, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर 40%, इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है 40% है। वहीं दूसरी कंपनी बी कंपनी, इसका कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे उसको टोटल सेल्स से, तो हो गया कितना 50, और इसको परसेंटेज में निकालना है तो इनटू करेंगे 100 से। अब कितना आ गया 60%, ठीक है। तो यहाँ 40% ए का आ रहा है और इसका 60% आ रहा है। अब बताओ कौन सी कंपनी बढ़िया है, लगी ना, चेंज हुआ ना, 60%, यानी कि बी वाली कंपनी बढ़िया है, इसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है किससे, ए कंपनी से, ठीक है। तो इसी तरह के हम फाइनेंशियल रेशियोज देखते हैं, किसी कंपनी का रिलेशन देखते हैं कि कंपनी कितना कमा रही है, कितनी सेल्स पर, और भी बहुत सारे इसी तरीके के रेशियोज होते हैं जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक बने रहने के लिए, ठीक है। तो ये किस टाइप के रेशियोज होते हैं, ये मेनली 5 तरीके के रेशियोज होते हैं। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसके अंदर ग्रॉस नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आता है, आरओसी वगैरह वगैरह होते हैं। दूसरा है लिक्विडिटी रेशियो, जिसके अंदर करंट और क्विक रेशियो पता लग जाता है। तीसरा है टर्नओवर, जिसके अंदर इन्वेंट्री, फिक्स्ड रेशियोज वगैरह वगैरह पता लग जाते हैं। चौथा है अर्निंग रेशियो, इसमें ईपीएस वगैरह पता लग जाते हैं। पांचवा है सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो पता लग जाता है। तो ये सभी रेशियोज पर मेनली हम फोकस करते हैं किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए। तो इन सब पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी सीरीज़ में, और फिर इसके बाद करेंगे किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन कि कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाए इन्वेस्ट करने के लिए, कौन कौन से रेशियोज़ को देखकर, और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी इसी के साथ कंपेयर करेंगे, जिससे हमारे फ़िल्टर होंगे सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए, समझे। और फ़िल्टर कहाँ से करेंगे, कई ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, कंपनी की एनुअल स्टेटमेंट से नहीं। एनुअल स्टेटमेंट्स भी देखेंगे लेकिन सिर्फ कुछ ही पॉइंट, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता। रेशो से ही पता लग जाता है मेन चीज़ें कि क्या क्या हैं। ये एनुअल स्टेटमेंट देखने का ना बड़ी बड़ी मछलियों का काम है, और देखते वो भी नहीं है। अब उनके अंदर इतने सारे लोग हैं जो काम करते हैं, जिनको पैसे देते हैं, तो लगवाओ उनको, कुछ तो ढूंढ के लाएंगे इंटरेस्टिंग सा। कईयों को लगता है हाँ यार इतनी डिटेल है ये अच्छी होगी, लेकिन होता कुछ नहीं है, अल्टीमेटली आना वही है एट द एंड। तो चलो अब शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्णा। तो हम शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सबसे पहले धुरंधर से, जो कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट को समझने के लिए मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है सेल्स यानी कि रेवेन्यू, कितने का माल कंपनी ने बेचा। एक्सपेंसेस, उस माल को बेचने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो कितना कंपनी को ब्याज देना पड़ा, और कितनी कंपनी की जो एसेट्स है उसकी जो वैल्यू कितनी डेप्रिशिएट हुई। तीसरा है टैक्स, यानी कि कंपनी ने कितना टैक्स सरकार को पे किया, और उसके बाद जो कुछ भी बचा वही है नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा। तो इसी 4 रूल्स पर कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है। तो चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे वाइट बोर्ड पर। ये हमारी एबीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो इसकी 1 साल की परफॉर्मेंस है ये सारी की सारी, क्योंकि जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो क्वार्टरली होती है और 1 साल की होती है। तो 4 क्वार्टर को मिला के 1 साल की एनुअल स्टेटमेंट बनती है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो किसी भी साल के 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होनी चाहिए, वही आएगा इनकम स्टेटमेंट में। अगर कंपनी ने मान लो 31 मार्च को रात के 12 बजे के बाद कोई माल बेचा ना, तो वो नेक्स्ट ईयर में ही काउंट होगा, यानी कि अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये इसके सारे नंबर्स हैं।
तो चलो शुरुआत करते हैं सेल्स से, यानी कि रेवेन्यू, जिसको टॉप लाइन भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे टॉप पर रहता है। क्या होता है सेल्स? ये वो सेल्स नहीं है जो किसी भी दुकान पर 100 रुपए की सेल्स लगी होती है, ठीक है। सेल्स यानी कि मान लो हमारी एबीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसने एक बिस्कुट बनाया। हाँ जी, बिस्कुट। तो बिस्कुट क्या है? कंपनी के लिए एक प्रोडक्ट है। तो एक बिस्कुट के जो पैकेट है उसका प्राइस है मान लो 10 रुपये, और कंपनी ने 100 बिस्कुट के पैकेट बेचे, तो कितने की सेल हुई? 1000 रुपये की। अब ये 100 बिस्कुट चाहे उसने कैश या नकद में बेचा हो या उधार पर। दोबारा से बोल रहा हूँ, अब ये 100 बिस्कुट के पैकेट चाहे कंपनी ने नकद बेचा हो, अब चाहे उधार पर बेचा हो, जैसे भी बेचा हो, तो कंपनी को जो ये सेल्स का कॉलम दिख रहा है यहाँ पर डालेगी 1000 रुपये। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट उसने सेल किया और जिस प्राइस पर किया उसका टोटल जो भी आएगा उसको ही सेल्स यानी कि रेवेन्यू बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? ज़रूरी नहीं है कंपनी ने कुछ सेल किया है तभी यहाँ वो नंबर से दिखाएगी। देखो, हर कंपनी अलग अलग होती है, लाइक कॉल सेंटर, बीपीओ हो गई, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई लाइक टीसीएस, इन्फोसिस। तो ये सब क्या करते हैं? ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को। तो वो जो सर्विसेज जिस अमाउंट पर देगी वही सेल्स के अंदर आएगा मोटा मोटा। कंपनी का कोई भी मेन बिजनेस है, कंपनी चाहे प्रोडक्ट बेचती हो या सर्विसेज देती हो, तो जो उसका बिल होगा उसे ही सेल्स में दिखाना होगा। समझे? और हाँ, बैंक का थोड़ा अलग है क्योंकि वो ब्याज पर काम करते हैं, तो ये सारी नॉन बैंकिंग कंपनीज़ के लिए बताया है मैंने, ठीक है। ये क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी को अपने धंधे को चलाने में कितना खर्चा आया पूरे साल में, मतलब कि कितना खर्चा करना पड़ा पूरे साल में। देखो, ये दो तरीके के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले इन दोनों को समझो। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो ये क्या होता है। किसी भी कंपनी को अपना धंधा चलाने के लिए जो रोज़मर्रा के खर्चे करने पड़ते हैं उसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं सिंपल भाषा में। इन खर्चों से कंपनी कोई एसेट नहीं बनाती, यानी कि जो भी कंपनी कोई सर्विसेज ले रही है या कुछ खरीद रही है अपने धंधे को चलाने के लिए, जो उसका जो बेनिफिट है वो सेम फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में ही ख़त्म हो जाता है, तो उसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो भी कंपनी कोई सर्विस ले रही है या कुछ खरीद रही है अपने धंधे को चलाने के लिए, तो जो उसका बेनिफिट है, जो सर्विस से जो बेनिफिट मिलेगा, उसका जो बेनिफिट है सेम फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म हो जाता है, तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंपनी धंधे को चलाने के लिए जो भी कुछ खरीदती है या सर्विसेज लेती है, तो उसका जो बेनिफिट है वो कई साल तक होता है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा होता है, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेनिफिट 1 साल के अंदर ही होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा होता है। मतलब कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका जो बेनिफिट है सेम फाइनेंशियल ईयर में ही होना चाहिए, जो 31 मार्च तक होता है। अगर उससे एक्सटेंड होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब जो एग्जांपल दूंगा उससे क्लियर हो जाएगा, ऑल क्लियर, ठीक है। तो हमारी एबीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी। अब बिस्कुट बनाने के लिए दूध, मैदा, चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, और जितनी बार बिस्कुट की प्रोडक्शन करोगे उतनी बार ही तीनों रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो बेनिफिट है वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सेम फाइनेंशियल ईयर में ही ख़त्म हो जाएगा ना, कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा है, और इसे बार बार ख़रीदना पड़ेगा जितनी बार भी प्रोडक्शन होगी, तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब इन रॉ मटेरियल से बिस्कुट बनाएंगे, किसके ज़रिए बनाएंगे? मशीन से बनाएंगे। यानी कि जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं वो मशीन क्या बार बार ख़रीदनी पड़ेगी साल में? नहीं, बल्कि उसे कई साल तक यूज़ करेंगे। तो क्या है मशीन? इसका बेनिफिट कई साल तक है ना, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
अब इस मशीन को चलाने के लिए कारीगर चाहिए, यानी कि लेबर। और उनको क्या देती है कंपनी? सैलरी। तो ये सैलरी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि सैलरी तो हर बार देनी पड़ती है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक बार सैलरी दे दी तो हमेशा के लिए बंधुआ मजदूर बना दिया, नहीं ना। तो कंपनी को हर महीने सैलरी देनी पड़ती है, तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। और हाँ, एक सत्य की बात बताऊं, आप में से जो भी लोग काम करते हैं ना किसी कंपनी के लिए, तो कंपनी या मैनेजर क्या बोलते हैं आपको? आप हमारे लिए एसेट हैं। लेकिन कंपनी अपने अकाउंटिंग बुक में आपको कहाँ दिखाती है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस में। हाँ, तो कंपनी के लिए एसेट बनना भी नहीं है। नहीं तो एसेट जानते हो ना क्या होता है कंपनी के लिए? लाइफ टाइम तक यूज़ करेगी एक बार पैसे देके, समझे? तो ये है थोड़ा सैलरी वाले लोगों का फंडा, समझे? तो कहाँ थे हम? सैलरी पर। तो सैलरी क्लियर। तो कंपनी ने एसी, पंखे, कूलर वूलर लगा रखे होंगे ना अपने एम्प्लॉय के लिए, तो कौन से एक्सपेंस में आएंगे ये पंखे, एसी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये भी कई साल तक चलते हैं, बार बार नहीं खरीदना पड़ता। अब इनको चलाने के लिए बिजली तो चाहिए ना, तो बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो बिजली का बिल हर महीने आता है। ये तो नहीं है ना एक बार बिल पे कर दिया और कई साल तक छुट्टी। तो क्या है ये? रेवेन्यू एक्सपेंस। अब ये जो एसी है, पंखा है, कूलर है, मशीनरीज है, इनकी मेंटेनेंस भी करनी है ना, बीच बीच में ख़राब होते रहते हैं। तो जब भी रिपेयरिंग होगी तब भी बिल पे करना पड़ेगा। तो क्या है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि जितनी बार भी कंपनी इसे रिपेयर करवाएगी उतनी बार ही रिपेयर कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो समझ में आया? तो कंपनी कुछ खरीद कर कोई एसेट बना रही है और उसको कई साल तक यूज़ कर सके तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और अगर कंपनी धंधे को मेंटेन करने के लिए डेली मंथली खर्चा कर रही है तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यहाँ कंपनी जो भी नंबर्स डालेगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले खर्चे होंगे। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये जितनी अमाउंट की सेल्स हुई है उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बस इतना सही है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? अदर इनकम। ये बिल्कुल सिंपल सा है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसकी सेल्स से जो अर्निंग हुई है उसको छोड़ के कंपनी जहाँ मर्जी से भी कमाती है उसको बोलते हैं अदर इनकम। जैसे हमारी ABC पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अभी कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? बिस्कुट बनाना। तो जो वो बिस्कुट की सेल से पैसा आएगा उसको अदर इनकम नहीं बोलेंगे, बल्कि अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है तो जो उससे ब्याज मिलेगा कंपनी को, तो उसे ही अदर इनकम बोलते हैं और उसे अदर इनकम वाले कॉलम में डालेंगे। जैसे सैलरी वाले लोगों को उठा लो, अब जो सैलरी से पैसा आता है उसे छोड़ देंगे, लेकिन अब आपने कुछ सेविंग्स तो की होगी ना, और सेविंग्स का पैसा कहाँ डाला है? बैंक में डाला होगा। तो बैंक 4% के करीब ब्याज देती है हर साल। तो जो बैंक से ब्याज मिला वही अदर इनकम होती है, समझे? और कंपनी कहाँ कहाँ से कमा सकती है एज अदर इनकम? डिविडेंड से। डिविडेंड पढ़ा था ना हमने। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट शेयर करती है अपने शेयर होल्डर के साथ, हाँ जी, तो कंपनी को भी मिलता है, क्योंकि कंपनी की भी कई सब्सिडरीज होती हैं, जॉइंट वेंचर होता है, एसोसिएट कंपनीज होती हैं ना, हमने पढ़ा था। तो जब डिविडेंड इशू करते हैं तो पेरेंट कंपनी को भी तो देगी, क्योंकि पेरेंट कंपनी के शेयर्स है ना उस कंपनी में, जब ही तो वो ओनर है उस कंपनी की। समझ में आया अदर इनकम कैसे आती है? और क्या आ सकता है अदर इनकम पे? हो सकता है कंपनी ने अपनी कोई एसेट बेची हुई है, उससे भी पैसा मिला होगा, तो वो भी अदर इनकम में होगी। कोई माल, कोई एसेट जो कि कबाड़े के भाव बेचते हैं ना, स्क्रैप या स्क्रैप वैल्यू पर, तो जो उससे मिलेगा वो भी उनका अदर इनकम में ही आएगा। और क्या आ सकता है अदर इनकम पे? कंपनी ने अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसकी अर्निंग भी अदर इनकम ही है, क्योंकि मेन ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ बिस्कुट से होने वाली इनकम ही है कंपनी की। तो अब समझ में आया क्या होती है अदर इनकम। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखो, दोनों एक ही चीज़ है, इनका मतलब है गिरावट। कंपनी के पास कोई भी जो एसेट्स होती है ना,
तो वो जो एसेट की वैल्यू में गिरावट होती है ना, उसे ही डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। देखो, एसेट्स के बारे में तो डिटेल में डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। फिलहाल तो सिर्फ डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को समझते हैं। कंपनी के पास दो तरीके की एसेट होती है, एक तो होती है टेंजिबल एसेट्स और दूसरी होती है इनटेंजिबल एसेट्स। तो कंपनी की जो टेंजिबल एसेट्स होती है, जैसे कंपनी ने कोई लैपटॉप खरीदा, चेयर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो ये सब टेंजिबल एसेट्स है जिनको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो मान लो कंपनी ने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, और उस लैपटॉप का जो लाइफ टाइम है वो 5 साल का है। तो अब क्या होगा, कंपनी को इस लैपटॉप के जो खर्चा है उसको एक बार में दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि इस साल 1 लाख रुपए का लैपटॉप लिया और 1 लाख रुपए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर दिखा दिया। नहीं, बल्कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी को बोला गया है जो चीज़ आप खरीद रहे हो, अगर उस चीज़ का जो लाइफ टाइम है वो 1 साल से ज़्यादा है, यानी कि सेम फाइनेंशियल ईयर के बाद तक चलेगी, तो उसको आप जितने साल की लाइफ टाइम है उसके हिसाब से आप डेप्रिसिएशन में दिखाओगे। तो पर ईयर कितनी वैल्यू है इस लैपटॉप की, 1 लाख का लैपटॉप है ना कंपनी को, तो और मान लो इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल तक की टोटल लाइफ, ठीक है। 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, जब ये 1 साल की वैल्यू निकलेगी तो कितना हुआ, 20,000, यानी कि हर साल 20,000 रुपये इस लैपटॉप की वैल्यू में गिरावट होगी। तो कंपनी को 20,000 रुपये हर साल डेप्रिसिएशन में दिखाना पड़ेगा, समझे। और अमोर्टाइजेशन भी सेम ऐसा ही है, बस अंतर ये होता है, बताया था ना टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स में हुई गिरावट को बोलते हैं, तो अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स में हुई गिरावट को बोलते हैं। जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, कोई सॉफ्टवेयर खरीद रखा है जैसे विंडोज़ वगैरह होती है, ठीक है। तो क्या होता है, विंडोज़ वगैरह आप लेते हैं तो कितना होता है, कई साल तक चलती है ना कंप्यूटर को चलाने के लिए, तो वो भी इनटेंजिबल एसेट्स होती है। मतलब कि जिनको छुआ और देखा नहीं जा सकता, वही इनटेंजिबल एसेट्स है। तो अब समझ में आया डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है ये। और नेक्स्ट क्या है अब, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो अब कंपनी ने जो भी लोन लिया है अपने धंधे को चलाने के लिए, चाहे उसने लैपटॉप ही लोन पर ख़रीदा हो या कोई और एसेट्स खरीदी है लोन पर, तो उस पर जो हर साल ब्याज कंपनी देगी उसे वो इंटरेस्ट में दिखाएगी। तो इन सब के बाद जो भी पैसा कंपनी के पास बचेगा उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलेंगे, क्योंकि अभी इसमें टैक्स लगना बाकी है। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर। चलो अब इसे देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशन हुई है टोटल, ठीक है। तो ये ABC पब्लिक लिमिटेड का पूरा 1 साल का डेटा है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 तक का, पूरे 1 साल का। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी वो सारी की सारी ये मैंने लिया हुआ है डेटा, ठीक है। ये सारा हाइपोथेटिकली है, ये कोई ओरिजिनल डेटा नहीं है, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बनाया है। तो सबसे पहले क्या आया था हमारा, सेल्स। ये है रेवेन्यू, मतलब कि कंपनी ने जो भी उनका मेन बिजनेस है उससे 1,000 करोड़ रुपए कमाया, 1 साल में अर्निंग हुई, सेल्स हुई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंसेस किए कंपनी ने, यानी कि उस 1,000 करोड़ की सेल्स करने के लिए कंपनी को 600 करोड़ तक का खर्चा करना पड़ा, जो कि डेली एक्सपेंसेस होते हैं, मंथली होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हमारा, ठीक है। जिसके अंदर सैलरी होती है, मेंटेनेंस होता है, रॉ मटेरियल्स पर खर्चा होता है और बिल वगैरह पे किया होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। ये पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 600 करोड़ रुपए का इन्होंने एक्सपेंसेस किया है, वही। तो कितना हो गया, इसमें एडवर्टीज़मेंट वगैरह सारा कुछ, जितने भी खर्चा आया है उस सेल्स को करने के लिए 1,000 को, वो सारा का सारा खर्चा इसी के अंदर डाल देंगे। कितना हो गया, 600। अब मेन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 1,000 में से 600 माइनस कर दिए 400, यानी कि जो धंधे से पैसा कमाया इन्होंने अपने मेन धंधे से, वो 400 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें अदर इनकम को जोड़ दो, अदर इनकम यानी कि जहाँ हो सकता है कंपनी ने किसी को लोन दिया हो तो वहाँ से जो ब्याज मिला उसको डाल दिया इसके अंदर, ठीक है।
और हो सकता है कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, कहीं भी कंपनी भी स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो वहाँ से जो पैसा आया 100 करोड़ का वो भी यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, 100 करोड़ की अर्निंग हुई, यहाँ पर अदर इनकम में डाल दिया। कहीं से भी मतलब कि जो मेन बिजनेस को हटा के कहीं से भी पैसा जुटाया वो सारा का सारा इसमें डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब कितना हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 400 था, उसमें से अदर इनकम को ऐड कर दो 100, कितना हो गया 500 करोड़। तो ये 500 करोड़, 500 करोड़ क्या होगा ये, अब ये 500 करोड़ EBITDA होगा। ठीक है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अर्निंग हुई है इनकी सारी की सारी, वो अभी इसमें से इंटरेस्ट नहीं लगा, टैक्सेस नहीं लगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नहीं लगा। ठीक है, ये सारी उससे पहले की अर्निंग है। यहाँ तक हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। पढ़ा था ना, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू 50 करोड़ की डाउन हो गई। ठीक है, यानी कि कंपनी के पास हो सकता है 50 करोड़ की, 250 करोड़ की या 500 करोड़ की जो भी लगा लो एसेट्स थी, सब मिला के, यही नहीं एक एसेट्स हो, बहुत सारी एसेट्स थी। ठीक है, उन सब की वैल्यू 5 करोड़ की उनमें से वैल्यू डाउन हो गई। अगर 250 करोड़ की है उसमें से 5 हो गई तो उनकी बचे कितने, 200 करोड़ की वैल्यू बची, वो अगले अगले साल या उसके बाद के सालों में धीरे धीरे कम होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो इसमें से 50 करोड़ रुपए हटा दिया, तो ये 50 करोड़ रुपए माइनस होंगे 500 में से। ठीक है, क्योंकि वैल्यू डाउन हुई है, तो कितना हो गया 450 करोड़ कंपनी का बचा। अब ये 450 करोड़ क्या है, EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसे EBIT बोलते हैं। यानी कि अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा और टैक्स नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, क्या है अब हमारा, ब्याज, इंटरेस्ट 50 करोड़ का। ये जब ही लगेगा जब कंपनी के पास कोई डेट होगा, यानी कि कंपनी ने कोई लोन लिया होगा तो उस पर होगा। ठीक है, अगर कंपनी ने कोई लोन नहीं लिया तो ये ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर कंपनी ने लोन ले रखा है तो 50 करोड़ का लोन दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब कितना हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो भी अमाउंट आएगा, यानी कि 4.5 था, 450 करोड़ में से 50 करोड़ रुपए माइनस कर देंगे, ब्याज हटा देंगे, कितना होगा 400। तो ये 400 क्या होगा, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब 400 रुपये ये कमा लिया, अब तो गवर्नमेंट भी आ गई, गवर्नमेंट बोले कुछ हमें भी तो दो, तो गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं, 30% का या 35-40%, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, ऐसे नहीं होता, सब किसी का 25% भी होता, 30%, 35-20% भी होगा, 15% भी होगा, डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम टू टाइम। तो 120 करोड़ का इनका ये हो गया। ये सारा कहाँ, ये ऐसे नहीं पता लगेगा, ये सारा हमें एनुअल स्टेटमेंट में ही पता लगता है, वहाँ पर कि कितना % टैक्स दिया है। ठीक है, तो टैक्स कितना है, 120 करोड़ का टैक्स है। तो 120 करोड़, इसमें 400 करोड़ में से माइनस कर देंगे, कितना हुआ नेट प्रॉफिट, यानी कि शुद्ध मुनाफा 280 करोड़ का कंपनी को हुआ पूरे साल में, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, प्रॉफिट। अब देखो कंपनी करेगी क्या इसका, ये तो इनकम स्टेटमेंट हो गई ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब 280 करोड़ रुपए तो कंपनी को मिल गई, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है 280 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये 280 करोड़ रुपए का क्या करेगी, तो 280 करोड़ रुपए को अपने शेयर होल्डर्स को देगी। तो कैसे देगी, सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में देती है ना। प्रेफरेंस डिविडेंड, दो तरीके की शेयर इशू करती है ना कंपनी, एक होता है प्रेफरेंस डिविडेंड और दूसरा होता है कॉमन शेयर्स, यानी कि जो कॉमन शेयर्स नॉर्मली ट्रेड होते हैं, जैसे हम जैसे लोग खरीदते हैं। और प्रेफरेंस डिविडेंड ये होता है अगर कोई इशू करती है तो उस पर एक फ़िक्स मनी देती है, यानी कि फ़िक्स डिविडेंड देगी। तो सबसे पहले जो होगा इन्हीं को ही देगी, इन्हीं को निपटाएगी, आप बाद में आओगे। ठीक है, तो इनसे बचा तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, जो कि उसके ऑनर हो गए, फाउंडर हो गए, और हम नॉर्मल शेयर होल्डर्स हो गए। ठीक है, अब ये सारा का सारा नहीं देगी, कुछ रिटेन भी करेगी अपने बिजनेस, अपने धंधे को चलाने के लिए, या अपने धंधे को चलाने के लिए, या आगे कभी कोई आपदा वगैरह आती है उससे निपटने के लिए, जैसे भी कोरोना वगैरह हुआ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, अपने धंधे को बढ़ाने के लिए कुछ रिटेन करेगी, तो जितना भी रिटेन करेगी वो सारा का सारा रख लेगी। तो अब हम देखेंगे कंपनीज़ की एनुअल स्टेटमेंट। ओके, ये थोड़ा सा बोरिंग सा लगेगा, लेकिन आपके इससे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे। ओके, लेकिन अब ये समय नहीं है कि एनुअल स्टेटमेंट चेक करना, कंपनी की PDF ओपन करने का। ठीक है, वो टाइम चला गया। अब बहुत सारी साइट्स आ गई हैं, वो काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सबको देती हैं। ओके, तो
ये पर्पस एनुअल स्टेटमेंट आप सबको दिखाने का पर्पस सिर्फ यही है कि जितने हमने कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं ना वो आपको और क्लियर होंगे अच्छे से। ओके, सिर्फ इसीलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको एनुअल स्टेटमेंट देखने का। ओके, तो चलो देखते हैं। ये मैंने स्क्रीनर ओपन किया हुआ है, ठीक है। स्क्रीनर में मैंने मारिको कंपनी है जो एफएमसीजी की कंपनी है उसका डेटा ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कंपनी की एनुअल स्टेटमेंट। या तो आप एनएससी या बीएससी की साइट से भी अपलोड कर सकते हैं और इस साइट से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे को अपलोड करना थोड़ा ईजी लगता है इसलिए मैंने स्क्रीनर पर आया हूँ। यहाँ पर सबसे नीचे चलेंगे, आराम से गए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020, ये बीएससी की साइट से, ठीक है। इन्होंने वहाँ से सोर्स लिया हुआ है, बीएससी का सोर्स है, ठीक है। वहाँ से ये इन्होंने अपनी साइट पे अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिंपल सा पीडीएफ ओपन होगा, किसका, मारिको का, कि जो इन्होंने शेयर किया है सारा का सारा डेटा, मतलब कि पूरा का पूरा जो अपनी कंपनी का 1 साल का, कि इन्होंने पूरे 1 साल में क्या किया है, ठीक है। तो मैं इसे, ये 2020 का है, लेटेस्ट नहीं है, अभी 21 का अपलोड नहीं हुआ है इनकी साइट पर, तो 20 का ही मैं देखते हैं क्योंकि वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ स्टेटमेंट देखनी है, एनुअल स्टेटमेंट, यानी कि जो इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैसे कैसे कंपनी कैसे पोस्ट करती है अपनी एनुअल स्टेटमेंट्स में दिखाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ये, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर गए, ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये कंपनी ने नोटिस जारी किया था, ठीक है। ये ज़्यादातर फ्लैश होता है ज़्यादातर साइट पर, और ये आपको ईमेल पर भी दिखेगा अगर आपके पास इसके शेयर्स होते हैं मारिको के, ठीक है। किसी भी कंपनी के शेयर्स होंगे तो ये नोटिस में आता है, ठीक है। तो इन्होंने ये दिया 32nd एनुअल जनरल मीटिंग थी इनकी, एनुअल रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 29-20, ठीक है। 2020 मार्च को इन्होंने पब्लिश किया होगा, मतलब कि मार्च 2020 तक का इनका पूरा एनुअल स्टेटमेंट पे है, ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा नीचे चलेंगे। यहाँ पर क्या है, ये कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी, अगर जिसे डीप में थोड़ा जाना है वो वहाँ पर पढ़ सकता है, वैसे तो यहाँ कुछ खास है नहीं ये चीज़ें। हम देखेंगे, जैसे ये आप देख सकते हो, ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा ये ओवरव्यू दे रखा है, सारा का सारा जो इनका बिजनेस है ये इन्होंने ओवरव्यू दे रखा है इनसाइड द रिपोर्ट, ठीक है। कि कैसे नेट प्रॉफिट है, कंज्यूमर एनवायरनमेंट क्या है, वैल्यू चेन पार्टनर्स क्या है, ठीक है। ये सारा चीज़ इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, मोटा मोटा एम्प्लॉयज़ कितने, इसके लीडरशिप हायर्स कितने, लीडरशिप्स हायर करें एज ए वुमन इन्होंने 40%, 56% टोटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग हायर किया है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे हैं, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर भी बताएगी, और कंपनी का यहाँ पर सारे कितने देशों में इनका कंपनी का बोलबाला है, ठीक है। कितने देशों में ये माल बेचती है ये सारा है। और यहाँ पर ये कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स हैं लिस्टेड हैं सारे के सारे। अगर कंपनी कोई सर्विसेज वाली होगी तो वो सर्विसेज अपने दिखाएंगे यहाँ पर ऐसे कि ये सर्विसेज वो देते हैं या लेते हैं, जैसा भी डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये फिलहाल तो ये जो मारिको है इसका बिजनेस है, एफएमसीजी की कंपनी है, ये प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे कि तेल वगैरह बनाती है, ऑयल, पैराशूट सबने सुना होगा, ठीक है। सफोला हो गया, इसका लिवोन हो गया, तो ये सारे इसके बहुत ही फेमस प्रोडक्ट्स हैं। तो हम नीचे चलते हैं, ये बांग्लादेश का है इसका सारा है, तो सारे प्रोडक्ट्स जो भी जिस कंट्री में हैं सारे के सारे ये सारे वही प्रोडक्ट्स हैं। और इसके ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी, क्या इनकी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। तो ये सारी की, और ये इनके बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, चेयरमैन हैं, उनके मैसेजेस वगैरह हैं क्या दे रहे हैं, और इनके जो एमडी हैं, सीईओ, उनके मैसेज हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो अब ये सारा ऐसे ही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा देखना नहीं है, हमें जाना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि मेन है, हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। सर्च मारोगे आ जाएगा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, आ जा भाई, कहाँ गया, ये आया नहीं, स्ट्रिंज प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, प्रॉफिट एंड, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस था, ठीक है। तो ये है कंपनी का सारा ये जो हमने अभी तक पढ़ा सारे के सारा, जो मैंने हाइपोथेटिकली बताया था आपको, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, टैक्सेस और डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन सब इसी में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंपनी को 2 साल का बनाना होता है,
कंपनी के एक पिछले साल का भी दिखाएगी, तभी तो कंपेयर करेंगे ना कि इस साल क्या किया है। तो ये एक इस साल का है, मतलब कि 2020 का, और प्रीवियस ईयर का 2019 का है। तभी तो कोई अगर देखेगा एक बार में पता लगेगा ना कि इनका क्या घटा है क्या बढ़ा है। ठीक है, प्रॉफिट कमाया है पिछले साल से ज़्यादा या नहीं है। ठीक है, ये इसलिए इन्हें कंपलसरी है ये बनाना, इसी ही फॉर्मेट में इन्हें बनाना पड़ेगा। तो ये सारे यहाँ पर नोट्स दे रखे हैं। यहाँ पर नोट्स क्या है, मतलब कि ये डिटेल्स में होगी। जैसे रेवेन्यू है, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से है, फ्रॉम ऑपरेशन से है, अदर इनकम कहाँ कहाँ से है, एक्सपेंसेस कौन कौन से किस किस चीज़ में इन्होंने एक्सपेंस किए हुए। तो ये सारे क्या है, अगर यहाँ पर देते तो सारी खिचड़ी पक जाती। तो इस खिचड़ी से बचने के लिए क्या करा इन्होंने, अलग से नोट्स दे दिया। तो जो भी बंदा डीप एनालिसिस करेगा या थोड़ा सा होता है ना, बहुत सारे एकदम अंदर जा के घुस के पूरा देखते हैं, तो वो देख सकते हैं अंदर जा के। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने मेन पॉइंटर यहाँ पर डाल दिए, और जिसको थोड़ा डीप में जाना है वो नोट्स कर सकता है, जो ये नोट्स हैं 1920। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, इन्होंने 7,315 यहाँ से इनका मुनाफा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो इनका मेन बिजनेस है। ठीक है, पिछली बार इन्होंने 7,300 ही कितना 7,334 इन्होंने करा था, इस बार 7,315। 2020 आया था तो लॉकडाउन हो गया था 20 में, तो हो सकता है इसकी वजह से इनका थोड़ा सा बिजनेस डाउन हुआ था। ठीक है, और अदर इनकम है, ये कंपनी ने अदर इनकम कमाया है कहाँ से, मतलब कि जो मेन बिजनेस को हटा के जहाँ कहीं से पैसा कमाया है वो रेवेन्यू 124 करोड़ का इन्होंने यहाँ से कमाया। यहाँ तक के लिए ये रेवेन्यू है। दूसरा क्या है, एक्सपेंसेस। अब कंपनी, हमने एक्सपेंसेस पढ़ा हुआ था ना, सारा का सारा कौन सा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा सारा का सारा, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहे हैं। यहाँ तो एक साल का पीरियड देख रहे हैं, तो एक साल में जितना भी इन्होंने एक्सपेंसेस आया था सारा का सारा इसी में डालेंगे, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। क्या ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अब ये कॉस्ट क्या थी, मटेरियल्स जो रॉ मटेरियल्स होती है उनका ही जो सारा है वो इन पे खर्चा किया। रॉ मटेरियल्स पर 3,000 के करीब इन्होंने खर्चा किया सिर्फ रॉ मटेरियल्स पर। ठीक है, परचेज स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंट्रीज हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया, एम्प्लॉय के जो बेनिफिट होते हैं ना, कई प्लान वगैरह देते हैं एम्प्लॉयज़ को अपने, तो वो सारे एक्सपेंसेस हैं यहाँ। ये फाइनेंस कॉस्ट हो गया। फाइनेंस कॉस्ट क्या है, ये पढ़ा था हमने, इंटरेस्ट, ब्याज। ये फाइनेंस कॉस्ट ब्याज है। ठीक है, कितना इन्होंने जो लोन ले रखा है उस पर ब्याज दिया। और ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जो भी इनकी एसेट्स है उनकी वैल्यू जो भी डेप्रिशिएट हुई है वही यहाँ पर सारा का सारा दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ये क्लियर हमारा। ये अदर एक्सपेंसेस हैं, इनको छोड़ के जो मेन ऑपरेटिंग बिजनेस है उसके एक्सपेंसेस को छोड़ के जो भी अदर एक्सपेंसेस जहाँ कहीं और खर्चा किया होगा ये सारा का सारा इन्होंने डाल रखा अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर 24 जो कॉलम है यहाँ पर मिल जाएगा नोट से, जो 24 में ये कंपलसरी है, तो यहाँ पर इन्होंने सारा डिटेल्स में दिया होगा। ठीक है, सारा ये हमारा क्लियर हो गया। अब क्या रह गया, एक इंटरेस्ट भी हो गया, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी हो गया, और क्या रह गया, टैक्स। गवर्नमेंट बोलेगी बेटा इतना कमा रहे हो हमें कौन देगा। ठीक है, तो क्या होगा, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स है। करंट टैक्स इन्होंने ये दिया है 347 करोड़, और ये डेफर्ड टैक्स क्या है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ज़्यादा डीप में वैसे ही बताऊंगा नहीं, डेफर्ड इससे ज़्यादा यूज़ है नहीं। डेफर्ड टैक्स ये होता है अगर इनमें कुछ मतभेद हो जाता है ना, कुछ प्रोडक्ट्स में इन्हें टैक्स लगाना है, 30% लगेगा, 20% लगेगा, 15% लगेगा कुछ में, तो इनके क्या होता है, जो मतभेद होता है ना इनकम टैक्स और इनके बीच में, तो ये क्या करते हैं उसे डेफर कर देता है, थोड़ा सा टाइम होता है इसमें, टेम्प्रेरी भी होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, तो ज़्यादातर वैसे फोकस नहीं करते, तो इसे डेफर कर देते हैं, अगले फाइनेंशियल ईयर में इस पर डिस्कस करेंगे। अभी छोड़ो उसको भैया, इससे निपटाएंगे, अभी इतना टाइम नहीं है, जल्दी से इसे बना के भेजो, थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इनका लाइबिलिटी है, ये दिखाना पड़ेगा भाई इन्हें, इनको बाद में, क्योंकि ये टैक्स देना पड़ेगा, हो सकता है कम भी हो और हो सकता है ज़्यादा भी हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हमें बॉदर नहीं होना। तो करंट टैक्स में मेन देख लो क्या है, 347, और बाकी ये सारे तामझाम है, उल्टे सीधे चीज़ें जिनको थोड़ा सा जाना है, वैसे ये सारा इन्हीं में ही कवर होता है, सारे के सारे इसी के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो मेन जो था हमने सारा देख लिया। और कुछ है इसके अंदर, और हाँ, बेसिक नॉन कंट्रोलिंग ऑनर्स, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड चेंजिंग नहीं है इसमें कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर। अब हम देखेंगे क्या, नोट्स।
क्योंकि इसकी जो जितना भी चीज़ें इन्होंने दिखाया है इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव वे, जो डिस्क्रिप्शन है सारी की सारी, वो नोट्स में ही मिलेगी पूरा डिटेल में कि रेवेन्यू अगर फ्रॉम ऑपरेशन से कहाँ है तो कहाँ कहाँ से कमाया है इन्होंने। ठीक है, तो अब हम नोट्स पे आएंगे। नोट्स क्या है इनका, 90 नोट्स है ना, तो इसको नीचे चलेंगे, थोड़ा बहुत ही नीचे होगा ये, थोड़ा सा नीचे 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 नीचे। अभी कितना है, अभी तो बहुत आने वाला है। डेफर्ड टैक्स, नाइनटीन था ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो इनका मेन बिजनेस था। ठीक है, जो तेल वेल जो बेचते हैं, ये सफोला वगैरह हो गया, पैराशूट वगैरह, ये सब सेल करके इन्होंने कितना कमाया, 7,254। ठीक है, तो ये इनका टोटल था इन्होंने। और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स है, इसमें ये ध्यान रखना, एक अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब कि इन्होंने, इनके रेवेन्यू में एक चीज़ होती है, गवर्नमेंट कुछ होती है, इन्हें छूट देती है कि गवर्नमेंट ने कुछ इन्हें छूट दिया है, ये इन्होंने एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव्स मिली है, एक्सपोर्ट करता है ना, कई कंट्रीज़ में था इनका। बजटरी सपोर्ट, यानी कि जब बजट आता है हर साल तो क्या होता है, कभी कभी किसी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको छूट दी जाती है कि इस सेक्टर में आज ये चीज़ें करी गई हैं, तो वहाँ पर भी इन्हें मिल जाता है। सेल ऑफ स्क्रैप, इस चीज़ पर ध्यान रखना, ये अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में है ना, मतलब कि मेन ऑपरेटिंग रेवेन्यू में, कंफ्यूज मत होना, ये ज़्यादातर अदर में ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्यों है, द रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि जो इन्होंने प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर किया है, अगर जो प्रोडक्ट इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है वो अगर ख़राब हो जाता है कुछ, तो उसे कबाड़े के भाव बेचेंगे ना, तब उसे वो मेन अपने ऑपरेटिंग बिजनेस में ही डालेंगे। ठीक है, वो प्रोडक्ट जो इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है सिर्फ उसी को ही, अगर वो कबाड़े के भाव बेच रहे हैं तब इसको हम इसी में डालेंगे मेन ऑपरेटिंग बिजनेस में। अगर कोई एसेट्स होती जो उन्होंने बाहर से कहीं खरीदी होती है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है और वो कबाड़े के भाव हो जाती, उसको बेचते, तब वो अदर इनकम में डालते, इसको नहीं डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा जो मैन्युफैक्चर था, इनका मेन मैन्युफैक्चर किया था, ख़राब हो गया था, उसको बेच के जो भी कबाड़ा मिला, 7 करोड़ का इन्होंने कबाड़ा बेचा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये सारा का सारा हमारा मेन है। और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम, और क्या आया है इसमें, और नीचे चलेंगे, अदर इनकम था ना, ये देखो अदर इनकम पे बात किया था, रेंटल इनकम, कुछ इन्होंने अपनी लीज पे दे रखा होगा, वहाँ से रेंट आ रहा होगा। इंटरेस्ट इनकम, फाइनेंशियल एसेट्स, तो उन्होंने जो लोन वगैरह दिया होगा वहाँ से भी इनकम आ रही है। ठीक है, तो ये है सारा का सारा यहाँ पर भी। और क्या है, टोटल अदर इनकम, अदर गेन लॉस, ये है थोड़ा नेट गेन लॉस वगैरह, ये सारा नेट फॉरेन एक्सचेंज लॉस, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये क्या है, नेट फॉरेन एक्सचेंज लॉस। इसमें क्या होता है, देखो इसको हमें इसे थोड़ा सा मैं ढंग से समझाता हूँ, इसको कैसे समझाऊँ, मेरे ख्याल से इसे एक्सेल में ही समझना बेटर रहेगा। तो चलो एक्सेल ओपन करते हैं। तो ये है डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। ओके, तो क्या हुआ, एक कंपनी है, उसकी कोई डील हुई, ओके, और डील हुई, उसे माल भेजना था दूसरी कंट्री में, यानी कि एक्सपोर्ट करना था। तब जब 1 जनवरी को डील हुई, $100 उसको मिलने थे। ओके, तो उस समय जब डील हुई तो $1 की वैल्यू क्या थी, 75 रुपये, यानी कि उसे 7500 मिलने थे, $100 की पूरी डील थी। ओके, अब क्या किया, जिससे डील हुई उसने पेमेंट 1 जनवरी को ना करी, उसने होल्ड कर ली। ओके, अब उसने बोला मैं 31 जनवरी को करूँगा, या 31 जनवरी को उसने पे किया। अब जब 31 जनवरी को उसे तो $100 ही देने थे ना, डील तो $100 की हुई थी। जब 31 जनवरी को $100 दिए तो $1 की वैल्यू बढ़ गई, डॉलर के प्राइसेस बढ़ गए, तो प्राइसेस रुपये क्या हो गया, 77 रुपये पर पहुँच गया। तो उसे जो मिले, कितने मिले टोटल, 7700 रुपये मिले। यानी कि जब एक्सपोर्ट किया माल, अगर ऐसे केस में डॉलर के प्राइसेस बढ़ गए तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट के केस में प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ 7500 की ये डील हुई थी, लेकिन मिल रहे हैं एक्चुअल में 7700 रुपये। ओके, तो यही जस्ट ऑपोजिट इंपोर्ट का ले लो। इंपोर्ट में क्या होता है, आपको माल खरीदना पड़ता है बाहर से, या कोई सर्विसेज वगैरह ले रहे हो,
तो जब 1 जनवरी को डील हुई थी, आपको $100 देने थे, आपने जो भी माल उनसे लिया, ओके। और उस समय क्या वैल्यू थी, उस समय $1 की वैल्यू थी $75। तो यानी कि $7500 आप अपने बैंक में डालते तो कन्वर्ट करके $100 दे देता, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, मतलब कि आपने, कंपनी ने क्या किया, उस समय होल्ड कर लिया, अभी नहीं उसे बाद में देंगे, होता है ना, माल को होल्ड कर लेते हैं, ओ पैसे होल्ड कर लेते हैं। तो 31 जनवरी को, लेकिन अब पे तो करना है ना। अब 31 जनवरी को जब फाइनली पे करना था तो प्राइसेस गए, डॉलर के प्राइसेस गए बढ़। तो यानी कि $1 की वैल्यू है जो INR है वो 77 हो गई। तो यानी कि $100 तो दे नहीं है, तो अब उसे कितना देना पड़ेगा, 100 देने पड़े। पहले 7500 अपने बैंक में डाल देता, कन्वर्ट करके $100 करके दे देता, लेकिन नहीं भाई, अब डॉलर बढ़ गया तो अब आपको 7700, अब कंपनी को 7700 बैंक में डालने पड़ेंगे, तब वो $100 कन्वर्ट करेगा, ओके। तो इस केस में हो गया लॉस और इस केस में हो गया प्रॉफिट। तो ये होता है, तो इसी में जो भी घटता है और बढ़ता है वही वहाँ पर जाता है। क्या था हमारा यहाँ पर, नेट फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। यहाँ पर वही, यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट में दिखाएंगे। अगर ऐसे ये गेन किया इन्होंने 6 करोड़ का, अगर ऐसी लॉस होता तो वो यहाँ पर माइनस में होता, ठीक है। ये सारा गेन है, ये क्लियर। और क्या था हमारा, अच्छा वहाँ पर ऐसा करता हूँ क्योंकि अच्छा वैसे ही तो चल रहा है सेम। अदर इनकम में ये सारा का सारा अदर इनकम है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल्स है, तो ठीक है। टोटल रॉ मटेरियल्स कंज्यूम हुआ, ये सारा मेन इनका सबसे ज़्यादा खर्चा रॉ मटेरियल्स पर है, ठीक है। 3 या 7 हज़ार का तो इनका टोटल ऑपरेटिंग था, 3 हज़ार के करीब रॉ मटेरियल का। FMCG कंपनी है, खैर इसमें ज़्यादा होता ही है। और क्या था इनका, और एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉई पर जो करा है, सैलरीज, उनकी वेजेस और बोनस होना जो देते हैं उन पर, तो ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता ना, क्योंकि इनका मंथली होता, सारा मंथली है, ईयरली होता है, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर। डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन क्या क्या हुआ था इनका, प्लांट इक्विपमेंट ये सारा हुआ था। अमोटाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स ये हुआ था इनका, 3 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट्स, जो लीज पर रखी है वो भी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, 37 करोड़ रुपए तक की यहाँ तक की हुई, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस क्या थे, अगर छोड़ के सारे अदर एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट में होता है, सेल्स प्रमोशंस हो गई, ठीक है। ये सारा रेंट स्टोरेज चार्जेस हो गया, ये सारा पावर फ्यूल रिपेयर्स मेंटेनेंस, ये सारे होते हैं अदर एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। यहाँ तक क्लियर। और क्या है हमारा, फाइनेंस कॉस्ट, ये हुआ था ना इंटरेस्ट, देख रहा हूँ बैंक से और अदर फाइनेंशियल चार्जेस, बैंक से जो ले रखा है इन्होंने उस पर उधार, तो ये सारा का सारा पे करना पड़ा। लीज फाइनेंस कॉस्ट हो गया, अदर बोरोइंग कॉस्ट हो गई, मतलब कि कुछ अदर लिया, दूसरा कहीं मतलब कि और भी इन्होंने जो लोन लिया हुआ उस पर भी 2 करोड़ का तक का ब्याज दिया है, सारा करोड़ में वैल्यू है, ठीक है। बैंक से भी इन्होंने लिए हुए हैं सारा चीज़ें। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, ये इनकम टैक्स के हैं, इनकम टैक्स को जो भी दिया है सारा का सारा। डेफर्ड टैक्स हो गया 16 का, डेफर्ड टैक्स हो गया, तो 347 का एक्चुअल हुआ था, 16 इसमें से माइनस हो गया, 331 की इनकी इस बार इन्होंने पे किया। ये 16 बाद में अगले साल पे करेंगे, हो सकता है ये कम भी होगा और हो सकता है ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। डेफर्ड किया ये, बस ये सारा का सारा हमें देखते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट था सारा का सारा, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट वगैरह और जो अदर्स हैं वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ये इनकम स्टेटमेंट था, ये क्लियर। अब हम चलते हैं किस पर, मारिको की साइड पर। मारिको में क्या था हमारा, हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर क्या होता है स्क्रीनर पर, ये मेरे को थोड़ा सा अच्छी साइट लगती है क्योंकि ये पूरे 10 साल 11 साल तक का डेटा है इनके पास सारा, और बहुत सारी चीज़ें इसमें रेशोज़ वगैरह बनाने में बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। तो ये मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस इसका देखता हूँ स्टेटमेंट, तो क्या है, ये सेल्स है, ये सबसे पहले सेल्स होती है, ठीक है। ये आप कई कंपनीज़ का देख सकते हो अलग अलग, तो मैं अभी फ़िलहाल तो ये मारिको का ही दे रहा हूँ। तो सेल्स है, इन्होंने 2010 में यानी कि 2010 में क्या किया था, इन्होंने 2600 की सेल्स किया था, जो अपना मेन ऑपरेटिंग बिजनेस है, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये सारा बढ़ते बढ़ते आज 2021 में इन्होंने 8000 तक की सेल्स कर दी है। समझे कितना बड़ा हुआ, 10 साल में इन्होंने ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिया, ठीक है। एक्सपेंसेस
पहले कितने थे, 2200 के करीब थे, अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर कितना हो गया, 6500 तक के करीब ये एक्सपेंसेस दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, खैर ठीक है, इतना होता नहीं है, लेकिन ये एफएमसीजी की कंपनी है, इतना कॉम्पिटिशन्स होता है। आप देखते हैं ना कितना कॉम्पिटिशन होता है, जो भी एफएमसीजी वगैरह है लोकल में, कितने कितने नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो इनका कॉम्पिटिशन उन हर प्रोडक्ट से होता है, जितने भी नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, क्योंकि वो अपना माल सस्ते में बेचते हैं और दुकानदार से उनकी सेटिंग होती है, भैया हमारा माल बेचो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इन्हें क्या होता है, अपना माल सस्ते से सस्ता बनाना पड़ता है, तभी तो उन्हें कम्पीट करेंगे। अगर नहीं सस्ता माल होगा तो भैया कोई भी इन्हें को आके चला जाएगा, लथेड़ जाएगा, ठीक है। तो यही है इनका। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ये इसमें से गया, सो जो सेल्स में से एक्सपेंसेस घटाया, तो ये इनका मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। 376 से देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना करा, 376 से 1500, 1600, यानी कि 4 टाइम्स, 4 गुना इन्होंने बढ़ाया है। सेल्स में तो 3 गुना के करीब था, बल्कि कमी था, लेकिन जो प्रॉफिट की बात आई ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, इन्होंने 4 गुना के करीब कर दिया। लेकिन अभी धीरे धीरे डाउन होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये इन्होंने दे रखा है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, यही फाइनेंशियल रेशियोज़ है। ये बता रहा है कि भैया कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, यानी कि सेल्स कितना किया, सेल्स में से एक्सपेंस को घटा दिया, प्रॉफिट कितना आया, तो वो 14% तक का प्रॉफिट है, ठीक है। कितना कम है, बहुत ही कम होता है यार 14%, ठीक है, लेकिन एफएमसीजी के लिए चलता है, इतना काफ़ी है इनका। और ये देखो धीरे धीरे ये ऐसे ही मेंटेन रहा, आज 20% है, इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा भी दिया है, 20 और 29 में एक्सपेंसेस थोड़े से कम करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा। 20% तक इन्होंने मेंटेन किया है, ठीक है, काफ़ी बढ़ा दिया 14% से लेके, अच्छा है काफ़ी, ये चीज़ें अच्छी होती हैं। अदर इनकम, ये सारा इन्होंने अदर इनकम 7 करोड़ की थी अदर इनकम पहले, आज 107 करोड़ की इनकम है, ठीक है, बढ़ते बढ़ते ये दिन की अदर इनकम हो गया। अदर इनकम में देखा था हमने कहाँ कहाँ से होती है अदर इनकम, रेंटल दिया हुआ था इन्होंने, ठीक है, तो ये सब चीज़ें लीज वगैरह दे रखा है कहीं से, या अपना इन्वेस्टमेंट कर रखी है कहीं से, वो अदर इनकम है। इंटरेस्ट, ब्याज, ये सिर्फ जब ही आएगा, ये 0 रहता है बहुत सारी के लिए, क्योंकि बहुत सारी डेट फ्री कंपनीज होती हैं, कुछ डेट फ्री कंपनीज होती है, जो डेट फ्री कंपनीज होगी उन्होंने जब लोन ही नहीं लिया तो ब्याज कहाँ से भरेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ब्याज लिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, 34 करोड़ इन्होंने मेंटेन किया है। 26 करोड़ था 2010 में, आज 10-11 साल बाद भी इनका 34 करोड़ के करीब है, यानी कि ठीक है, मेंटेन किया हुआ इन्होंने, उस हिसाब से बहुत। इंटरेस्ट भी देखा जाता है, ये सारा फाइनेंशियल रेशियोज़ में पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है, 34 करोड़ सही है गलत है, ठीक है, सब उसमें पता लग जाएगा। डेप्रिसिएशन, इनकी जो एसेट्स जो डेप्रिशिएट हुई है, ठीक है, 60 से 139 करोड़ पर आज पहुंच गए, डेप्रिशिएट हो रही है, तो खरीदते रहेंगे नया, हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, या हर साल बाद खरीदते रहते हैं, उनकी वैल्यू अगले 4-5-5-6 साल बाद चलती रहती है, तो उसी हिसाब से डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बॉदर नहीं करना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी टैक्स नहीं लिखा, तो पीबीटी आ गया इनका 300 करोड़ था 2010 में, और आज हो गया 500, यानी कि कितना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया, ये बिल्कुल 5 गुना ही बढ़ गया, ठीक है, 1523 हो गया। टैक्स क्या है, इस पर टैक्स, ये इन्होंने टैक्स भी दे रखा है यहाँ पर, बड़ी अच्छी बात है, ये जल्दी से आपको मिलती नहीं है बहुत सारी में, तो उन्हें पूरा देखना पड़ता है, पूरा का पूरा जो एनुअल स्टेटमेंट है वो पूरा का पूरा छानना पड़ेगा जल्दी से। जो अकाउंटेंट होते हैं ना, वो जल्दी से देते नहीं है भैया टैक्स कितना % लगा हुआ है, देते हैं बहुत, मतलब कि आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा, जल्दी से मिलता नहीं है एनुअल स्टेटमेंट। ये बढ़िया करा इन्होंने, मतलब कि टैक्स में जो इन्होंने दिखा रखा है कि कितना कितना % टैक्स होता है, तो ये भी बड़ा मायने रखता है कि कितना % टैक्स दे रही है कंपनी, ठीक है। हायर जितना टैक्स दे रही है उतना ही बढ़िया है कंपनी के लिए, लोअर जितना भी टैक्स देगी यानी कि दया कुछ तो गड़बड़ है। नेट प्रॉफिट क्या है, ये सारा का सारा, अब सारा का सारा इन्होंने टैक्स भी दे दिया सरकार को, जो नेट प्रॉफिट हुआ ये सारा हुआ, 232 था नेट प्रॉफिट और 1172 आ गया, यानी कि 5 से 6 गुना, 5 गुना तक आया है इनका 10 साल में, 5 गुना इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये ईपीएस वगैरह ये रेशियोज़ के पार्ट है, ठीक है, रेशियोज़ में क्लियर करेंगे, और कुछ नहीं जानना, बस इतना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं जानना। और क्या है इसमें, क्रेडिट रेटिंग है, ये बाद में जब पूरा तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपका, फाइनेंशियल रेशियोज से पहले ही क्लियर करेंगे, जो कैश फ्लो है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम क्रेडिट रेटिंग्स पर डिस्कस करेंगे। इसका बहुत बेनिफिट है, सारा का सारा जो लोन लेती है ना कभी भी कंपनी, तो उससे पहले इनको, ये मैंने बताया भी था, तो उससे पहले इनको क्या नाम है, अपनी रेटिंग वगैरह दिखानी पड़ती है, उसके हिसाब से इन्हें लोन मिलता है, तो ये सारा कच्चा चिट्ठा भी डाल देती हैं सारी कंपनीज़। यहाँ क्लियर।
तो हमारा ये सारा क्लियर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आगे अपना बैलेंस शीट पर। तो यहाँ तक क्लियर, और तो कुछ रह नहीं गया इसमें। अगर रह भी गया होगा तो बाद में डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो कुछ नहीं रह गया।